Hi everyone, how are you? Fine. Okay. Let us read about narration. चलो आज हम लोग नरेशन पढ़ते हैं। ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नरेशन है, जिसे आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। और ये नरेशन ग्रामर का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केवल इंटरमीडिएट में ही नहीं पूछे जाते हैं। 9, 10th, 11th, 12th एंड एसएससी, बैंक, सीपीओ, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ये मानकर नहीं हम लोग स्टडी करेंगे कि बस इंटरमीडिएट के एग्जाम से बस इसका मतलब है। इसको हम लोग एक बार बस स्टडी कर लेंगे तो सभी एग्जामिनेशन में ये काम आते रहता है। इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नरेशन, कथन। ठीक है। नरेशन में क्या होता है? कथन। तो इसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। नरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज नरेशन? नरेशन is the study of the mode of mode of expression। अभिव्यक्ति के तरीके। मोड मतलब होता है तरीका। ठीक है। एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के तरीके के अध्ययन को नरेशन कहते हैं। फिर से देखेंगे इसको। अभिव्यक्ति के तरीके के अध्ययन को नरेशन कहते हैं। ठीक है, या कहा जाता है। तो हाँ, फिर इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के प्रकार। ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन में डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर माइंड नहीं करने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ नरेशन। टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार। नरेशन के प्रकार। ठीक। रीडिंग होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। मतलब ये हुआ कि नरेशन के दो प्रकार होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष वर्णन, अप्रत्यक्ष वर्णन। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष होता है, ऐसे भी आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं इससे। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, नरेशन मतलब वर्णन। प्रत्यक्ष वर्णन, अप्रत्यक्ष वर्णन। ठीक है। इसको नोट करें। ऐसे तो नीचे कम जगह है, थोड़ा जल्दी से नोट करें इतना। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को अभी देखें। उसको थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को और इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे समझा जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं।
या तो आपको डायरेक्ट नरेशन में पहले से दिए रहेंगे, उसको इनडायरेक्ट में करना होगा, या इनडायरेक्ट में रहेगा उसको डायरेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले पहचानना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करना देखेंगे आगे करने। उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यू से टू मी, तुम मुझसे कहते हो, आई एम योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, यहां पर इन्वर्टेड कोमा है। एक और एग्जांपल यहां देखा जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, यू टेल मी दैट you are my brother। ठीक है, यहां पर दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक है यू, जैसे कि दोनों में लगभग एक ही जैसे वर्ड है, तो इन सेंटेंस में और इन सेंटेंस में क्या डिफरेंट है पहले ये समझेंगे। ये तो देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो यहां से लेकर के यहां तक है, देखिए सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट है। ठीक ना, एक स्टेटमेंट यहां से यहां तक है और दूसरा स्टेटमेंट आपको यहां से यहां तक है। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख लिया हूं उसको। तो इसमें क्या है कि इन्वर्टेड कोमा आया है। ठीक ना, ऊपर वाले सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट नरेशन में आपको इन्वर्टेड कोमा नजर आ रहा है, और नीचे वाले जो इनडायरेक्ट नरेशन है इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कोमा नहीं है। तो सिंपल तौर से इसको हम लोग समझने के लिए विधि है, ऐसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन सिंपल तौर से इसको कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में मतलब यहां से लेकर के यहां तक में अगर जब इन्वर्टेड कोमा नजर आएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कहीं भी ऐसा इन्वर्टेड कोमा, आप लोग पहले समझें इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ठीक ना, तो ऐसा अगर कोमा नजर आएगा इन्वर्टेड कोमा तो उसको हम लोग, तो ये है आपके इनडायरेक्ट नरेशन। इसको आप पहचान सकते हैं अच्छे से, क्या है कि इसमें आपको इन्वर्टेड कोमा नहीं है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अभी कुछ लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। ये तो आप पहचानने सिखा रहा है ना, सेंटेंस को पहचान रहे हैं हम कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि नहीं डायरेक्ट नरेशन कहते किसको है, तो डायरेक्ट नरेशन वैसे वाक्य को बोलते हैं जो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूब टू हूब मतलब सेम टू सेम वैसे ही अगर लिख देते हैं, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब कोई वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में न कह करके हम अपने तरीके से बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये तो किताबी भाषा हो जाती है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके बिग फादर, ठीक है, यहाँ पर फादर में लिख लेता हूं, है ना, ठीक, समझेंगे। यहां पर आप हैं, ठीक है, आप हैं। अगर आपके बिग फादर, आपके पिताजी का नाम रख लीजिए ना, मान सपोज दैट कि मोहन है ना, इसके पिताजी का नाम क्या है, मोहन है। अगर इसके बिग फादर, इसके बड़े पिताजी कुछ बात इससे कहते हैं, ठीक है, कुछ बात कहते हैं, ये इससे बोलते हैं कि अपने पिताजी का जाकर बोल देना कि यह काम करना है, ठीक है। ये सपोज दैट ये कुछ काम इससे कर रहे हैं, मतलब कुछ बात कर रहे हैं इससे, और ये जाकर के उस बात को अपने शब्दों में कह रहा है कि बड़े पिताजी ये काम करने के लिए बोले हैं। तो क्या आप सोचिए थोड़ा यहाँ पर कि अगर इनकी कही हुई बात को, है ना, जो भी बात बोले उनकी कही हुई बात को सेम टू सेम वैसे ही जाकर इनसे कह दिए, तब तो डायरेक्ट नरेशन है।
लेकिन यहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, कोई भी बात जाकर आप यहाँ कहते हैं कि आपको, अब यहाँ मोहन को नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको बड़े पिताजी बोले हैं ऐसा करने के लिए। हालांकि ये तो कहे थे मोहन को कि मोहन को जाकर कहिएगा, ये बोले थे कि मोहन को जाकर कहिएगा कि ये काम करना है, क्योंकि इनके छोटे भाई हैं तो इनका नाम रख सकते हैं ना, ये तो इनके नाम रख सकते हैं कि मोहन को ये काम करने के लिए कह दीजिएगा। लेकिन आप जब जाएंगे तो मोहन इनको नहीं पुकारेंगे क्योंकि आपके पिताजी हैं, तो उनको मोहन नहीं कहेंगे, कहेंगे आपको बोले हैं बड़े पिताजी आपको। तो यहाँ पर आप वाला जो शब्द आ रहा है ना, वो आप अपने तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके शब्दों में नहीं कर रहे हैं, आप अपने शब्दों में वही बात करना चाह रहे हैं। तो फिर समझिएगा, जब किसी वक्ता को, मान लीजिए यही वक्ता है बोलने वाले हैं, तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को अगर आप जा करके अपने शब्दों में उसको व्यक्त करेंगे ना, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। लेकिन जो बात ये बोले ठीक वही बात इनसे जाकर कह दिए, अपना कोई उसमें नया शब्द नहीं जोड़ रहे हैं, वही बात को सेम टू सेम अगर कह रहे हैं तो वो क्या हो जाता है डायरेक्ट। अगर अपने तरह से कुछ उसमें जोड़ करके कहते हैं, मतलब दूसरे तरह से वही बात कहना चाहते हैं दूसरे तरह से कहते हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझ लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग को बस एग्जाम में आते हैं उसको चेंज करना होता है, ठीक ना, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है। लेकिन इस बात को मैंने समझाना चाहा कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब कि किसी के द्वारा कही गई बात को ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्त की जाती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में नहीं कह करके अपने तरीके से हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमने समझा अभी डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का तरीका है कि इन्वर्टेड कोमा नजर आते रहेंगे उसमें, तो ये हो जाएंगे हमारा डायरेक्ट नरेशन। और जिसमें इन्वर्टेड कोमा नजर नहीं आएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। इतना ठीक है। अब हेडिंग होगा, हेडिंग नहीं, पहले इसको समझते हैं कि आप लोग और भी यहाँ थोड़ा माइंड करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक अलग तरह का स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग प्रकार के हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर हैं इनको तो कुछ अलग नाम देंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हैं इसको कुछ अलग ही नाम दिया जाता है। तो जो कोमा के, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो होते हैं इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, जैसे ही मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए बोलूंगा तो इस सब को आपको याद होना चाहिए कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको किस नाम से बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन अब नीचे वाले में वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तो इसको हम अलग अलग नाम क्यों देंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन में वैसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट, जो अब तक आप लोग नोट किए हैं और समझ चुके होंगे शायद, और तो अब इसके बाद हम लोगों का जो आता है ना टर्म, तो उसको अब हम लोग चेंज करना सीखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। लेकिन उसको सीखने से पहले है ना एक डायग्राम है, उसको हम लोग थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऐसे में आप लोग ऑफलाइन के क्लास में ये लिखाया था, है ना, कुछ लोग पढ़े होंगे, जैसे केस पढ़ा रहे थे, है ना, प्रोनाउन चैप्टर में केस पढ़ा रहा था, उस समय मैंने इसको लिखवाया था, और कुछ लोग लिखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी लिखे होंगे, तो सब लोग नोट कर लेंगे, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि इस डायग्राम को बिना जाने हम उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सब लोग इसको नोट करेंगे। इसकी तो जब हम केस पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो उसमें बताए थे
सब्जेक्टिव केस के बारे में, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहां पर पोसेसिव केस को आप लोग देख रहे हैं कि दो भागों में मैं बांटा हूं। एक का नाम होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको मैं शॉर्टकट में पोसेसिव लिख दे रहा हूं, टोटल पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पोसेसिव केस को दो भागों में, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। यहां पर सब्जेक्टिव केस में जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं सब इस केस में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि हमने ऑफलाइन में बताया था। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है। इतना इधर स्पेस छोड़ रहा हूं, कुछ जरूरत है लिखने काम है कुछ इसका, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आई और वी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और यू को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, इन दोनों को ये बोला जाता है। आई ये सेकेंड पर्सन है, और ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब यहां पर बताएंगे आप लोग कि पोसेसिव, हाँ, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब के सब सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस या इसको नॉमिनेटिव केस भी हम कर सकते हैं। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, और इसी आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी, ठीक है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, और यहां पर आवर्स, और यहां पर होंगे अस। यू का योर, योर्स, यू। ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, ठीक है। ही का हीज, और यहां पर हिम। हर, हर्स, हर। इट्स, इट। देयर, देयर्स, और यहां पर होंगे देव। ये डायग्राम है, इसको याद करना होगा आप लोगों को, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे नहीं बना सकते नरेशन। और हम इसको कल पूछेंगे भी आप लोग से, और पूछने का मेरा तरीका होगा कि आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन है। मैं पूछ दूंगा कि ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव, अब चलिए यहाँ पर हिम है। फिर मैं पूछूंगा कि दे का
पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, दे का पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, दियर्स है। तो आपको मैं किसी भी तरह से कल यहाँ से पूछूंगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आगे, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। नरेशन को आसानी से समझने के लिए उसको हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये इन तीन भागों में नरेशन को बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाते हैं। नहीं तो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग स्टडी नहीं करते हैं तो नरेशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको आसानी से हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इन 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और ये लिखवाने से पहले मैं आप लोग को जो डायग्राम बनवाया था इसलिए बनाया था क्योंकि जैसे ही मैं इसका हेडिंग दिलवाऊंगा इसके बारे में, तो इसमें आया है ना चेंज ऑफ पर्सन, तो अब उसमें आया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के बारे में ही मैंने डायग्राम बनवाया था कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी था, ठीक ना, सेकेंड में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे था। तो उसका मैंने सब फॉर्म उधर लिखवाया था, तो इसलिए उस डायग्राम को मैं पहले लिखा दिया कि चेंज ऑफ पर्सन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें से आप लोग हिंट लेकर के इसको बनाएंगे। तो अब हेडिंग बनाएंगे आप लोग चेंज ऑफ पर्सन, इन बारी बारी से हम लोग इसको हम लोग पढ़ जाएंगे, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन तो हेडिंग बनाएंगे उसको, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।